इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, आज भी हम इस वीडियो में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही लेंगे। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन एन एयर कॉइल, अ बल्ब, एन आयरन रॉड एंड अ सोर्स। सजेस्ट अ मेथड टू फाइंड वेदर द गिवन सोर्स इज एसी और डीसी। आपको कॉइल दिया है, बल्ब दिया है, आयरन रॉड दी है और सोर्स दिया है, और आपसे कहा है कि आप ये कैसे बता पाएंगे कि जो सोर्स है वो एसी है या डीसी है। तो हमें पता है कि इंडक्टर की बात हो रही है, कॉइल मीन्स यहाँ इंडक्टर की बात हो रही है, और इंडक्टर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इंडक्टर किस सर्किट में यानी किस सोर्स के साथ कैसा बिहेवियर शो करता है। तो हमें पता है कि अगर डीसी सोर्स लेते हैं तो फ्रिक्वेंसी विल बी ज़ीरो, और अगर फ्रिक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो भी ज़ीरो हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ विच जब आप कनेक्ट करते हो किसी भी सोर्स के साथ, यानी आपने एक इंडक्टर लिया एंड साथ में आपने एक बल्ब ले लिया है और बल्ब को किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, अगर तो ये सोर्स आपका डीसी रहा है तो इंडक्टर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई रेसिस्टेंस ये ऑफर नहीं करेगा, और बल्ब कैसा ग्लो करेगा, ब्राइट ग्लो करेगा। तो यहाँ सबसे ब्राइट ग्लो करना चाहिए। अगर आपका सोर्स एसी हुआ तो फिर वो डिम ग्लो करेगा, तो बल्ब का ग्लो कम होगा। मोर ओवर अगर हम आयरन रोड इंसर्ट करते हैं, डीसी सोर्स कनेक्टेड है और फिर हम कॉइल के अंदर आयरन रोड इंसर्ट करते हैं, तो फिर यू विल नोटिस कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ब्राइटनेस पर कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप डीसी में जो आयरन रॉड को इंसर्ट करोगे तो इट विल फर्दर डिम, सो और भी उसका ब्राइटनेस जो है रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा। सो और भी ज़्यादा ब्राइटनेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। सो ये कंक्लूजन पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this question, a capacitor C, a variable resistor R and a bulb connected with the AC source. How will the glow of the bulb changes if the dielectric slab is introduced between the plates of the C, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, कीपिंग आर सेम, यानी रेसिस्टेंस हमने सेम रखना है, और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में अगर आप डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो हमें पता है कि जब हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो C क्या हो जाएगा, C इक्वल टू के सी नॉट हो जाएगा, यानी के टाइम्स हो जाएगा। अगर आप, इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे जो फ़र्क पड़ेगा वो होगा 1/ω/c रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपने C को इंक्रीज़ कर दिया है तो योर XC विल रिड्यूस, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट के अंदर कम हो गई और बल्ब की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ग्लो ब्राइटली, तो बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली। सो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड में पूछ रहा है इफ़ आर इज़ इंक्रीज कीपिंग सी सेम। अगर आप आर को इंक्रीज़ करते हो, यानी आप पहले पार्ट में तो आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ किया था, दूसरे में आप आर इंक्रीज़ कर रहे हो, अगर आप रेसिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हो तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्लो जो है वो आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ग्लो विल डिक्रीज़। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्लो पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कैपेसिटेंस का और रेसिस्टेंस का। इन दिस क्वेश्चन द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, यानी करंट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और प्लॉट करना हमें अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस करंट के बीच में और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। 1 बाय 1 एक एक ग्राफ देख लेते हैं हम। पहले उन्होंने बोला फ्लक्स, यानी जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्सेस दी करंट आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B/A, लेकिन किसकी बात हो रही है, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी इंडक्टर की बात हो रही है। इंडक्टर के लिए यानी सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0Ni। ये रिलेशनशिप लेते हैं, यानी करंट के डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ गया फ्लक्स, तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, और अगर फाई आई के प्रोपोर्शनल है देन योर ग्राफ विल बी, एक तरफ आप फ्लक्स दिखा दीजिए, दूसरी तरफ करंट दिखा दीजिए, द ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। सो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस EMF वर्सेस द di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ये क्लियर है कि अगर करंट कंटिन्यूसली, क्वेश्चन में बोला गया है हमें द करंट फ्लोइंग कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है करंट, दैट मीन्स चेंज करंट में आ रहा है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के वर्सेस अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अच्छा ये ग्राफ मैंने नेगेटिव साइड में बनाना था बट मैंने पॉजिटिव में दिखा दिया है। ओके, आई एम टेकिंग इट टू द डाउन साइड,
ठीक है, चलिए इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि आपके पास एक्चुअली रिलेशन लिख देती हूँ। चलो मैं पहले ईएमएफ का जो रिलेशनशिप होता है -L/di/dt रिलेशनशिप देखते हैं। तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ नेगेटिव रिलेशन पे, यानी कि आपका ईएमएफ नेगेटिव साइड पे करंट, अगर करंट ये रेट ऑफ चेंज बढ़ता है तो ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ बनेगा आपके पास, पहला ग्राफ तो ये आ गया। अब इस ग्राफ के इधर मैंने di/dt दिखाया है, दिस इज़ di/dt एंड दिस इज़ E। तो आपने कहा कि जब इंड्यूस ईएमएफ हमारा मतलब अपोजिट होगा टू दी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, व्हेन योर di/dt विल इंक्रीज। अब इसमें भी एक केस है, उन्होंने सिर्फ ये बोला है क्वेश्चन के अंदर कि करंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा है या फिर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी इंक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो होगा, लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कांस्टेंट चले, अगर मैं कहूँ कि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट था, तो फिर आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। di/dt जो है वो अगर आपके पास कांस्टेंट है तो फिर आप ईएमएफ के साथ उसका वेरिएशन आप ऐसे दिखा सकते हैं। दैट मीन्स करंट di/dt करंट विल रिमेन कांस्टेंट, देन द constantly increasing. If the current is constantly increasing, then the current difference with time will also be constant, and in that case you can say that EMF will also remain constant. तो EMF will be there but वो भी constant रह जाएगा। नेक्स्ट कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस करंट का हमें ग्राफ बनाना है। तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, मैग्नेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और U का रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं, ½ Li² इंडक्टर के केस में। तो ये हो गया, ये मैंने सेकंड का ही पार्ट बन रहा था, मैं थर्ड यहाँ शो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं U इज़ इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये ग्राफ बनता है तो शेप विल बी लाइक दिस। तो यहाँ आप करंट दिखा दें और यहाँ आप एनर्जी दिखा दें। क्योंकि स्क्वायर है तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कर्व की फॉर्म में जाएगा, पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। और बाकी केसेस तो मैंने समझा ही दिए हैं। इन दोनों को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ कह रहा है कि इफ़ करंट मतलब di/dt वर्सेस EMF ग्राफ देना था, जिसमें हमें ये दिया है सिर्फ कि करंट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो करंट लगातार कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा हो कि हर 5 सेकेंड के बाद वो सेम अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज़ कर रहा हो, तो वो कांस्टेंट इंक्रीज़ हो गया, उसके लिए ग्राफ हो गया ये वाला, ये उसके लिए ग्राफ होगा। और अगर करंट आपका वेरिएबल स्पीड पे इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब वेरिएबल है, उसमें कोई हर टाइम इंटरवल में डिफरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उस केस में आप कह सकते हो कि इंक्रीज़ करेगा वो कॉन्स्टेंटली, यानी रेट अब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। सिंपली इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ़ आई वुड से, अगर करंट कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रहा है तो इसका मतलब हर इंटरवल पे आपका DI कांस्टेंट जा रहा है। तो यहाँ कांस्टेंट किसकी बात हो रही है? DI की बात हो रही है। तो DI कांस्टेंट जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट नहीं, चेंज ऑफ करंट जो है वो सेम रहेगा। अगर इंटरवल इंक्रीज़ करता रहता है तो येस, बिकॉज चेंज ऑफ करंट सेम है तो EMF भी सेम इंड्यूस हो गया। यहाँ पर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करे तो फिर आपका कर्व ऐसा बनेगा। If C0 is connected with C, the result makes the I flow in phase with the applied voltage. Draw the circuit and expression of the C0 in terms of omega L and C. तो क्वेश्चन में कहा है कि आपका कोई LCR सर्किट है, वहाँ पर आपके पास इंडक्टर रहा होगा, कोई कैपेसिटर रहा होगा, एंड देन योर रेसिस्टर। सो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेसिस्टर है, एंड दे वर कनेक्टेड विद एन AC सोर्स। आपसे क्या है, C0 इज़ कनेक्टेड विद C, तो आपने कोई और कैपेसिटर लेना है C0 जिसको आप C के साथ कनेक्ट करें, और वो इस तरीके से कनेक्ट करें कि अब करंट जो है वो इन फेज़ आ जाए अप्लाइड वोल्टेज के। तो अगर हम इन फेज़ लाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, I एंड V हैज़ ज़ीरो फेज़ डिफरेंस। और अगर ज़ीरो फेज़ डिफरेंस हो रहा है तो दैट मीन्स वो कौन सी कंडीशन होती है, वो होती है रेजोनेंस कंडीशन, जब आपका XL जो है वो XC के इक्वल हो जाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन मुझे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि आपका जो इम्पीडेंस का जो रिलेशनशिप था वो आपके पास आता था। मैं यहाँ एक कैपेसिटेंस लगा देती हूँ, दिस इज़ योर C0। तो अब न्यू कैपेसिटेंस जो होगा वो C + C0 हो जाएगा।
ये C और ये C नॉट ऐड करने के बाद आपका नया कैपेसिटेंस बना, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका एक्स सी डैश यानी कि इंडक्टेंस जो थी वो भी अब चेंज हो गई है। वो चेंज होने के बाद होना चाहिए था ओमेगा सी डैश हो जाना चाहिए अब विद न्यू कैपेसिटेंस के साथ, एंड ये अब हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, मतलब एक्स सी डैश आपका एक्सएल के बराबर होना चाहिए। तो हम एक्स सी डैश को एक्स एल के इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी प्लस सी नॉट इंटू एल इज इक्वल टू 1। ये क्या किया है, एक तरफ तो हमने, मैं लिख देती हूँ इसे भी, एक तरफ तो हमने ओमेगा सी डैश को हम क्या बोल रहे थे, सी प्लस सी नॉट, और दूसरी तरफ ओमेगा एल हमने प्लेस कर दिया। तो ये सभी चीज़ें हम उधर ले गए तो ये रिलेशनशिप आ गए, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली आपको सी नॉट का रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि तो द रिलेशनशिप विल कम आउट टू ओमेगा स्क्वायर सी रिलेशनशिप में आता है, या मैं यहाँ पे पुट कर दूँ ओमेगा के वैल्यू को, सॉरी ओपन कर दूँ मैं अगर ब्रैकेट को, तो ओपन अप करने पर आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड एल ऑल्सो इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम ला सकते हैं, आपके पास सी नॉट को हम इधर ले लेते हैं, एंड देन आपके पास बच जाएगा 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एल माइनस ऑफ सी, यानी ओमेगा स्क्वायर सी को आप इधर ले आए एंड देन ओमेगा स्क्वायर एल को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर एल तो बचेगा, बट वो जो बाकी रिमेनिंग फैक्टर था सी जो था, सी के नीचे जो रिलेशनशिप था ओमेगा स्क्वायर, वो आपका कैंसिल हो जाता है। अच्छा, इसे भी मैं लिख ही देती हूँ, ये आ जाएगा अगर आप यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर सी नॉट एल को इधर ही रख लें और दूसरी तरफ ले आए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सी, अच्छा ये ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर भी एल आएगा, सो हेयर ऑल्सो द एल इज़ देयर। अब आप ओमेगा स्क्वायर सी नॉट को डिनोमिनेटर में लाइए, तो एक तो बच गया 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एल, ये 1 वाली टर्म के नीचे, और दूसरी तरफ ओमेगा स्क्वायर कैंसिल एल कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ सी बच जाएगा। तो सी की वैल्यू, सी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसी को फिर से रिकैप कर लेते हैं कि हमने किया क्या। आपको गिवन था एक एलसीआर सर्किट, उसको एसी से कनेक्ट किया हुआ था। जब भी हम एलसीआर सर्किट लेते हैं तो उसमें वोल्टेज लीड करता है द करंट। अब आपसे कहा गया कि आप कोई एक्सटर्नल कैपेसिटेंस लो, एक अलग कैपेसिटर लो, और इस सर्किट के अंदर और कोई चेंज नहीं लाना, लेकिन एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना है कुछ इस तरह से कि दोनों करंट और ये करंट इन फेज आ जाए विद दी वोल्टेज। जो पहले लीड कर रहा था वो करंट अब इन फेज आ जाए। तो अब अगर हम इन फेज चाहते हैं तो इन फेज लाने के लिए हमें एक रेजोनेंस कंडीशन लानी पड़ेगी। रेजोनेंस कंडीशन लाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इंक्रीज़ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में करंट क्या हो रहा है, लेग बिहाइंड हो रहा है। जैसे अगर हमने एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा था जिसमें एनसीईआरटी में बोला गया था कि कैपेसिटर उसके साथ कनेक्ट कर दो, ये उसी क्वेश्चन का मतलब ये सोचिए कि आपको एक थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल पार्ट दे दिया जो हम ग्राफ से उसमें समझा रहे थे। कैपेसिटर कनेक्ट करके क्या होता है, एक सूटेबल कैपेसिटर को लगाकर हम एलसीआर सर्किट में एडवांटेज क्या लेते हैं, अगर हम कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट क्या करने लग जाएगा, फिर लीड करने लग जाएगा। तो जो करंट के दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक कंपोनेंट बन रहा था फॉरवर्ड में, एक बन रहा था रिवर्स में, सो वो दोनों कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ वो कंपोनेंट बचता है जो कि इन फेज हो, और वो तब आता है जब आपकी रेजोनेंस कंडीशन आए। ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट अगेन। अगर हमारे पास नॉर्मली अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, कॉस फाई की, तो कॉस फाई का रिलेशनशिप होता है आर बाय जेड, लेकिन जेड का रिलेशनशिप होता है अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। तो अगर आप चाहते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी हो यानी कि उस वक्त ये यूनिटी कब होगा, यूनिटी सिर्फ तभी होगा जब रेसिस्टर का केस होता है। रेसिस्टेंस के केस में कह लो आपकी उस वक्त V एंड I इन फेज होते हैं, वो फेज़ के अंदर होते हैं, उनके अंदर आउट ऑफ फेज जैसा कुछ नहीं होता, कोई लैग बिहाइंड नहीं होता, कोई लीडिंग नहीं होता। दूसरी ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब आपका एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाए। जब सिर्फ रेसिस्टेंस की बात हो रही है तो भी आपका इम्पीडेंस सिर्फ आर के इक्वल होता है, और अगर आपकी एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी आ रहा है तो भी आपका जेड आर के बराबर होता है। अगर जेड आर के बराबर है दैट मीन्स ये मिनिमम है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास आर बाय आर दैट इज़ 1। कॉस ऑफ फाई उस केस में यूनिटी आता है।
तो अगर पावर फैक्टर आपका 1 आ रहा है दैट इज़ योर मैक्सिमम, मतलब जो वैल्यू आ रही थी हमारी पावर फैक्टर की वो ये मैक्सिमम है, और उस सिचुएशन में आपका z जो है आ रहा है और ये दोनों इन फेस हो गए। लेकिन इसे इन फेस करने के लिए हम क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं कि अगर कोई पहले LCR सर्किट था, जैसे इस गिवन क्वेश्चन में था कि इंडक्टर था, एक कैपेसिटर था और एक आपका रेसिस्टर लगा हुआ था, इस केस के अंदर वोल्टेज लीड कर रही है। तो हम क्या करना चाहते हैं भाई, वोल्टेज को लीड करा रहे हैं, यानी इस सिचुएशन फिगर ऐसी थी, V यहाँ पर है और करंट किसी सर्टेन एंगल पे आगे यहाँ पर होगा। अब इस I के दो कंपोनेंट कर दो, एक इस तरफ कर देते हैं IB कह दें इसको, और एक इस तरफ कर दें IA कह दें इसको। तो हम क्या चेंज करें कि ये कैपेसिटर, ये पूरा सर्किट जो है ये इन फेस आ जाए। तो हमने जब यहाँ रिजॉल्व किए कंपोनेंट, तो IA एक कंपोनेंट तो आ गया V के अलोंग, लेकिन एक कंपोनेंट IB बच गया। इस कंपोनेंट को कंपनसेट कौन करेगा? हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को इंक्रीज़ करते हैं। अब इंक्रीज़ यानी C को इंक्रीज़ करना है हमें, C को इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ कैसे करें? पैरेलल में कनेक्ट कर दें, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 + C(2)। दो आपने कैपेसिटर अगर कनेक्ट किए हैं पैरेलल में तो दैट विल बी C1 + C2। अगर C1 + C2 बढ़ जाएगा तो आपका XC जो है वो लेस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये XC जो कि पहले इक्वल नहीं था रेजोनेंस कंडीशन में, यानी कि जब ये तीनों कनेक्टेड थे सिर्फ और ये कैपेसिटर नहीं था, तब ये पूरा सर्किट रेजोनेंस सर्किट नहीं था। लेकिन अब आपने कैपेसिटेंस को वेरी किया, यानी कि आपने C को इंक्रीज़ कर दिया, कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दिया, जिससे कि इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो थी वो घट गई, और उसके घटने से ये कंडीशन मतलब बन गई, एंड देन यू विल हैव द रेजोनेंस कंडीशन, यानी कि इन फेज आ गए, V and I फेज में आ गए। लेकिन उसने किया क्या, कैपेसिटर इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर तो करंट लीड करती है, तो कैपेसिटर की वजह से जो करंट आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और ये करंट जो है इसको मैं IC बोलती हूँ बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर। ये करंट इस करंट को कंपनसेट कर देगी, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल कर देगी, तो आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। इसी को हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल है NCERT का जिसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। 3 students XYZ perform experiment for studying the variation of the alternating current with omega in series LCR circuit. Obtain graph. They all used same source inductance. हमने इन्होंने यूज़ सेम किया है। कंक्लूड करना है कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, क्वालिटी फैक्टर एंड नेचर ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ W0। उन्होंने कहा 3 बच्चे थे XYZ और तीनों ने अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे या सेम फ्रिक्वेंसी पे, ओके, वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद फ्रिक्वेंसी, ओके, सेम फ्रिक्वेंसी पे उन्होंने अलग अलग 3 ग्राफ्स की स्टडी की LCR सर्किट के लिए, जिसमें उन्होंने सेम सोर्स यूज़ किया है, सेम इंडक्टेंस यूज़ किया है। वी हैव टू कंक्लूड अबाउट कैपेसिटेंस, तो हमें कैपेसिटेंस के बारे में कंक्लूड करना है। तो ग्राफ वेरिएशन शो कर रहा है किसके बीच में, फ्रिक्वेंसी एंड करंट के बीच में, जो 3 अलग XYZ 3 अलग अलग स्टूडेंट्स ने बनाया, लेकिन सबके लिए जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी थी वो सेम थी, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो थी ω0, उसका रिलेशनशिप हमें पता है, दैट इज इक्वल टू √LC। ये जो प्रेडिक्ट हो रहा है ये ग्राफ से ही हो रहा है प्रेडिक्ट, कि 3 बच्चों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, दे ऑब्जर्व द वेरिएशन विद फ्रिक्वेंसी, लेकिन उन्होंने जब ग्राफ प्लॉटिंग की तो दे फाउंड दैट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फॉर द 3 केसेस विल बी सेम। उन्होंने सेम इंडक्टर यूज़ किया, इसका मतलब LX जो था इंडक्टर, Y का इंडक्टर और Z का इंडक्टर, वो तीनों सेम है। अगर इंडक्टर सेम है, ω0 सेम है, तो कैपेसिटेंस भी सेम ही होगा। तो पहला पार्ट तो हमारा कंक्लूजन यानी फर्स्ट का आ गया कि C जो कैपेसिटर X ने लिया, जो Y ने लिया और जो Z ने लिया, वो यूजिंग दिस फॉर्मूला, रेजोनेंस का फॉर्मूला। ओमेगा भी तो कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, इंडक्टेंस कांस्टेंट है, तो C वेरिएबल कैसे हो सकता है? इन ऑर्डर टू कीप योर ω0 कांस्टेंट, ये भी आपको सेम ही रखना पड़ेगा, तो तीनों में सेम आ गया। नेक्स्ट दे आर सेइंग रेसिस्टेंस, तो हमें पता है कि जितना हायर पीक होता है उतना, बिकॉज करंट जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है रेसिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप में होता है। तो अगर आप देखें तो पीक किसकी सबसे ज़्यादा थी, अगर हम पीक को कंपेयर करें तो I0 जो थी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है X की, फिर है I0 Y की, एंड देन I0 है Z की। तो यहीं से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं देयरफॉर कि रेसिस्टेंस जो है X का वो सबसे कम है, रेसिस्टेंस Y का उससे ज़्यादा, और रेसिस्टेंस Z का सबसे ज़्यादा। थर्ड देखते हैं, क्वालिटी फैक्टर की बात हो रही है, तो अगर हमें रिलेशनशिप पता है क्वालिटी फैक्टर का, तो वो रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सो दैट Q कैन बी रिटन एज 1/R इज इक्वल टू √L/C। सो अगर R रेसिस्टेंस का ये ऑर्डर है तो आपका क्वालिटी फैक्टर का उसके रेसिप्रोकल ऑर्डर होगा, तो यानी कि Q ऑफ X ग्रेटर देन Q ऑफ Y ग्रेटर देन Q ऑफ Z।
फोर्थ कह रहा है नेचर ऑफ द इम्पिडेंस एट ओमेगा नॉट। हमें बताना है कि जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मिल रही है तो उस वक्त हमें नेचर ऑफ इम्पिडेंस बताना है। तो नेचर ऑफ इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, वो सिर्फ आर रह जाएगा। अगर ओमेगा एट लिखते हैं हम एट ओमेगा नॉट, तो यानी ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, और वो कब होता है, व्हेन योर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी के इक्वल होता है। तो फिर ये सर्किट कैसा हुआ, प्योरली रेसिस्टिव, ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो गया। सो दिस इज़ प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, EM वेव्स।